हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैं करवा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। ठीक है, इसमें हम इक्वेटोरियल लाइन पर करेंगे। तो जिस बच्चे ने वो एक्सियल लाइन वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर के देख सकता है। ठीक है, तो जिसने देख लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो चलो पहले इसका हम डायग्राम समझेंगे। डायग्राम जो है इसका बेसिक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका डायग्राम अगर समझ में आ जाता है अच्छे से तो इसका आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और इसके डेरिवेशन भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो बेशक से 5 मिनट 10 मिनट आप लगा करके इसको पहले आप समझ लेना डायग्राम को अच्छे से, उसके बाद डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, सेम उसी की तरह है जैसे हमने एक्सियल में किया था, उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट था, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन इसमें है डायग्राम को समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो डायग्राम को स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हमने जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो ऐसे होती है। इक्वेटोरियल लाइन जो परपेंडिकुलर होती है वो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सेम हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम में देखो यहाँ समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे अपनी। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर -q से लेकर के +q। उसमें भी हमने लिया था जो कि क्या था हमारा शॉर्ट, ये क्या था यहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट है ये हमारा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट है। यहाँ पर इसका सेंटर है जिसको हम क्या सेंटर को मान ले, कुछ भी C मान लो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ तक का, 2a हो गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट में, मैंने बताया था ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन आएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ले लिया एक। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं। अगर ड्यू टू -q होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है आपका P पॉइंट है। जहां पर एक टेस्ट चार्ज होगा आपका, एक टेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज होगा कौन सा, Q0। ठीक है, P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज होगा Q0। उसमें भी हमने लिया था P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर Q0 में और Q प्लस Q में देखो, प्लस Q और Q0 में और -q और Q0 में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है। -q जब होता है कोई टेस्ट चार्ज होता है तो वहां पर वो क्या होता है, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव माना जाता है, ये नेगेटिव माना जाता है। तो ये इसको अंदर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसमें होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको E1 मान ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q। अब इसकी देखो, इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, जिसमें -q होता है, जिसमें +q होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये आउटवर्ड होगा तो ये आउटवर्ड होगा तो ये आगे की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये E2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर इधर साइड जा रहा है, इसमें इधर साइड जा रहा है। तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट्स, ये बताओ। नेट जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। जो हमने एक्सियल में किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ, जैसे कि ये था -q था और +q था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर इतनी दूर पे क्या था, टेस्ट चार्ज था। ठीक है, इस पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E2 आगे था, है ना। और ड्यू टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1 क्या था, ऐसे बैकवर्ड के साइड था E1। ठीक है, याद है। तो इसमें आगे के साइड था और इसमें पीछे के साइड है। तो दोनों दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ना अपोजिट है ना ही डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है दोनों की, एक ऐसे जा रहा है तिरछा और एक ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेट जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी इस डायरेक्शन में।
जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एन नाम देते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, एन या फिर आर या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक चीज, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ा होगा आपने ई कॉस थीटा, इसको पढ़ा होगा आपने ई साइन थीटा, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, जैसे यहाँ पर E1 है तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसी के केस में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर E1 है तो E1 भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये E1 यहाँ पर देखो ये ऐसे, ये जो लाइन जा रही है ये वाली है, ठीक है। E1 ये E1 cos थीटा, और ये वाली जो लाइन जा रही है नीचे के साइड, ये हो गया क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी E1 sin थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगी E1 sin थीटा, ठीक है। ये वाली जो जा रही है नीचे ऐसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेना यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस हम इसको r मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, E1 sin थीटा, ये है E1 cos थीटा, क्योंकि जो E1 है इसने दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ही जिसमें दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, मैंने आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लागू है, और सेम इस E2 के केस में भी होगा। ये E2 ऐसे है तो cos थीटा, तो यहाँ पर तो ये ऐसे है, तो स्टूडेंट्स ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए क्या माना जाएगा, E2 cos थीटा, यही वाली जो डायरेक्शन है ये भी इसी के लिए मानी जाएगी E2 cos थीटा। तो इसके लिए आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, जो कि क्या होगी आपके E2 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो क्या है, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट आप लिख सकते हो। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी इसको आप इसको ऐसे समझना, ठीक है। मेन जो हमारा होगा वो होगा cos थीटा को लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर नहीं फाइंड करो कि यहाँ पर दोनों इक्वल अपोजिट होने के कारण जीरो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ तक आपका डायग्राम समझने का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि हम क्या क्या हम इसको कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, हम पहले E2 निकाला था हमने एक्सियल में, इसमें भी हम E2 निकालेंगे सबसे पहले, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो हम लिख रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है, E2 है। तो E2 के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, आर, तो आर स्क्वायर क्या होगा आपका, अलोंग बीपी, ये अलोंग बीपी, ये है आपका बी, और यहाँ पर पॉइंट ए मान लो, यहाँ पर पॉइंट बी मान लो, ठीक है। ये अलोंग बीपी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आर स्क्वायर। स्टूडेंट जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपको क्या माना जाएगा, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर BCP, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल माना जाएगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल माना जाएगा, और ये जो कंपोनेंट डिवाइड हुआ है यहाँ पर भी थीटा एंगल माना जाएगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे थीटा एंगल होता है, यहाँ पर भी ऐसे थीटा एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा एंगल हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा, क्योंकि जानते ही होगे, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है दोनों। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस का, यहाँ पर ये आपका ए है, मैंने बताया था ये ए, और ये भी क्या है ए, बन के 2a हो गया। तो ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है आपका आर स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। सेम ये चीज सेम यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर भी सेम है, यहाँ पर थीटा भी सेम है, ठीक है। तो ये जो E1 है
यहाँ पर इवन ऐसे लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज भी सेम होगी आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देख लो कैसे भी करके देख लो, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इसका भी ए स्क्वायर होगा और इसका भी आर स्क्वायर होगा, इसके लिए भी बेस सेम है, इसके लिए भी परपेंडिकुलर सेम है, तो ठीक है दोनों के लिए यहाँ पर ये जो है हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है सुन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर की जगह पर ये जो आर आया है आपका, ये डिस्टेंस आया जो यहाँ पर आपका, डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अलोंग किसके है ये स्टूडेंट्स, अलोंग बीपी वेक्टर के है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने E1 माना था, E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है इसमें, आर स्क्वायर जो है ये आर स्क्वायर अलोंग किसके लेंगे हम इसको, अलोंग ए एंड पी, अलोंग ए पी वेक्टर, ठीक है। तो हम E1 की इसमें वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आर की वैल्यू भी है ये जो आर की वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, अलोंग किसके है, एपी के। तो एक बात देख सकते हो कि जो E1 है एंड E2 है दोनों ही क्या है, सेम है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लगा कर सकते हैं, देखो जो E1 है आपका बराबर है किसके, E2 के बराबर है। तो हम E1 E2 के बराबर है तो हम E2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, E1 के बराबर लिख सकते हैं, और E1 को भी E2 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E1 E2 के बराबर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो क्या थी, ये इन दोनों के बराबर थी, तो E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने E1 और E2 दोनों बराबर थे, तो हम E2 को भी E1 लिख सकते हैं, E1 को भी E2 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी होगी, नेट रिजल्टेंट जो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इधर के साइड है, ठीक है। तो यहाँ E1 को भी हम E2 मान लेते हैं, E2 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2E2 cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 2E2 cos थीटा हो जाएगा दोनों का। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, जो E2 की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखाया था आपको, E2 वेक्टर जो था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये जो E2 है किसके है, किसके अलोंग है, बीपी के अलोंग है, ठीक है। तो अलोंग बीपी, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर cos थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर यहाँ cos थीटा से, ठीक है, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2Q cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, अंदर हो गया ये, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स देखो हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका r है, सॉरी a है, ये बेस क्या है a, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस cos थीटा की वैल्यू जो ये है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर देखो आपका मैंने ये जो लिखवाया था ऊपर स्क्वायर भी आएगा, जहां मैंने नहीं लगाया स्क्वायर वहां पर आप स्क्वायर लगा देना, ठीक है। और ये मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अंडर रूट जो था ना, अंडर रूट जो लगा हुआ था, ये जो अंडर रूट लगा हुआ था उसके ऊपर जो स्क्वायर आता उससे ये कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने मोस्टली जगह पर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लगाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करके नहीं दिखाया, आप ऐसे अंडर रूट को ये हटा लेना, तो सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, ध्यान से रख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आर स्क्वायर था तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए वहां पर अंडर रूट नहीं लगाया। अब क्या होगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2Q cos, सॉरी cos की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, 2QA। अब ये जो डिनोमिनेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है। और यहाँ पर इस रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं इस ब्रैकेट के बाहर, ये आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल ब्रैकेट 1/2 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब आगे देखो कैसे करेंगे, ये जो है कॉस, ये हम निकाल रहे हैं पी एन के अलोंग, ये निकाल रहे हैं अब हम पी एन के अलोंग, ये मिस्टेक सही कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हम ये निकाल रहे हैं पी एन के अलोंग, क्योंकि हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी जो मैंने लिखवाया था आपको अलोंग पी एन आएगा वहां पे, ठीक है, करेक्शन कर लेना वहां पर भी, ठीक है। तो अब देखो अलोंग पी एन के लिए हम निकाल रहे हैं। अब देखो क्योंकि हमने जो कंपोनेंट लिए हैं वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के लिए, इस कारण से, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर लिख करके, तो ठीक है, ई वेक्टर क्या हो जाएगा, हम 2qa को क्या लिख सकते हैं, हम p लिख सकते हैं, क्योंकि डायपोल मूवमेंट होता है, वो मैंने बताया था आपको क्या होता है, q 2a होता है, जो p इज इक्वल टू क्या होता है, q 2a होता है डायपोल मूवमेंट, तो वही लिखा हुआ है q 2a, ठीक है। ये हो गया p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी 3/2 अलोंग किसके, अलोंग पी एन, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है आपका ये मेन जो आंसर आपका यहीं तक खत्म हो जाता है, ये आपका मेन है, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं स्पेशल केस, जैसे हमने उसमें लगाया था स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट्स हमारा, अगर हमारा आर स्क्वायर, अगर ये जो है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, हमने क्या लिया था, स्मॉलर लिया था, तो आर स्क्वायर जब मोर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर से, तो जो ए स्क्वायर कैन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्ट, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ए क्या है आपका, ए क्या है आपका डाइपोल, यहाँ पर जो आपका ए स्क्वायर, ये जो ए है ये डाइपोल का डिस्टेंस है, तो हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकाल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट में वीडियो में भी लास्ट में लिखा था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसका मतलब यही है कि ए स्क्वायर इज शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर तो ये हट जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अलोंग पी एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसकी पावर 3 बचेगा अलोंग पी एन, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आप लिखोगे अलोंग पी एन के, ठीक है। कब, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तभी तो हमने ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था आपका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ जाओगे डायग्राम को, फिर इसको आप कॉपी में नोट करके इसको समझो 2-3 बार, ठीक है। डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम समझ जाओगे तो बाकी आसान से कर लोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।